नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है द स्टेटमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021। अभी कल के ही करंट अफेयर्स में मैंने आपसे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट की बात की है और ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग बहुत गंदी है। 116 कंट्रीज में इंडिया को रैंक दी गई है 101। जो कंडीशन बताई गई है इंडिया में हंगर की वो बताई गई है अलार्मिंग। और सारी चिल्लर टाइप की जो कंट्रीज हैं वो हमसे पीछे हैं। 2020 की बात की जाए तो हमारी पोजीशन 94th थी, लेकिन इस बार हमारी पोजीशन 101 पे पहुंच गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल तीनों से हम लोग पीछे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट निकालता कौन है? तो ये ज्वाइंटली निकाली जाती है बाय आयरिश एड एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेल्ट हंगर हिल्फे। और दोनों ने मिलकर क्या बोला है कि भाई इंडिया में लेवल्स ऑफ हंगर अलार्मिंग लेवल पे हैं। अब ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2021 के प्रति इंडिया की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक शॉकिंग रिस्पांस आ रहा है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और ये बोला गया कि जो मेथडोलॉजिकल तरीका है ना यहाँ पे जीएचआई को निकालने का, ये गलत है। इनका बोलना है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कि भाई ये जो रिपोर्ट निकालने वाले हैं इन्होंने FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टीमेट पे यहाँ पे रिपोर्ट निकाली है। ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स को यहाँ पे इग्नोर किया है अंडर न्यूरिश पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने में। एक्चुअली में रिपोर्ट निकालने वालों ने एक 4 क्वेश्चन ओपिनियन पोल किया और ये ओपिनियन पोल टेलीफोनिकली किया गया है और टेलीफोनिकली ओपिनियन पोल में ग्राउंड लेवल का वेरिफिकेशन नहीं होता है। यहाँ पे भारत सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि ग्राउंड लेवल का वेरिफिकेशन होना चाहिए था। तो मेजरमेंट ऑफ वेट एंड हाइट, इस प्रकार की चीजों को करके यहाँ पे रिपोर्ट निकालनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पे नहीं की गई। और ओवरऑल हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो भी अब तक माल नूरिशमेंट को और अंडर नूरिशमेंट को कम करने के लिए स्टेप लिए हैं उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया गया। कहीं पे भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंदर के जो भी स्टेप्स लिए थे भारत सरकार के, उनको इग्नोर किया गया है। कुल मिला के यहाँ पे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का दिमाग खराब हो रहा है। रीजन बीइंग कि कोविड के समय पे भारत सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 के दौरान 3.22 करोड़ यानी 32.2 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स बांटे गए हैं। किसके अंदर? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। 2021 में 3.28 करोड़ यानी 32.8 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स बांटे गए हैं 80 करोड़ बेनिफिशियरीज को, जिसमें ज्यादातर पुअर कवर हो गए हैं। तो इस पर्टिकुलर फैक्ट को इंक्लूड नहीं किया गया इस रिपोर्ट में। प्लस भारत सरकार ने बोला है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेसेस में काम करने वाले लोग जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपए से कम है, ओवरऑल ऐसे वर्कर्स के मंथली वेजेस का 24% प्रति महीने उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट किया गया है। 1 अप्रैल 2020 से प्रतिदिन की जो मनरेगा वेजेस हैं उनको 20 रुपए से बढ़ाया गया है, जिससे कि एक मनरेगा फैमिली को साल में 2,000 रुपए का बेनिफिट होता है और ये बेनिफिट 13.62 करोड़ फैमिलीज के पास गया है, 136.2 मिलियन फैमिलीज। और याद रखिए 13.62 करोड़ फैमिलीज हैं और एक फैमिली में अगर 4 से 5 एवरेज मेंबर हैं तो ये फिगर आराम से 50 से 65 करोड़ पहुंच जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते बिना ओवरऑल ये रिपोर्ट निकाली गई है, जो कि इंडिया के फेवर में नहीं जा रही है। इसलिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बोल रही है कि इस रिपोर्ट में जो टेलीफोनिकली यहाँ पे चीजों को एसेस किया गया ये गलत है, कुछ मेथडोलॉजिकल इश्यूज है। 2020 में 107 कंट्रीज की रैंकिंग हुई थी जिसमें इंडिया 94 नंबर पे था और 2021 में 116 कंट्रीज की रैंकिंग हुई जिसमें इंडिया 101 नंबर पे। 2000 में इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्कोर था वो 38.8 था। 2012 में यह है 28.8, 2021 में 27.5। मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जितना स्कोर आपका कम होगा उतनी ही कम आपके यहाँ हंगर है और जितना ज्यादा है आपका स्कोर उतनी ज्यादा आपके यहाँ पे हंगर है। 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे जीएचआई स्कोर कैलकुलेट होता है: अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं वो किसने किसने ज्वाइन किया। तो राहुल कर्दवंशी ने हमको ज्वाइन किया है, आकांक्षा चौधरी ने हमको ज्वाइन किया है, विलोकित गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया। आकांक्षा चौधरी के तो खैर बहुत से कमेंट्स दिखते रहते हैं, वेलकम आकांक्षा। विलोकित गुप्ता ने हमको ज्वाइन किया, विलोकित गुप्ता का 6th मंथ एज ए मेंबर, वेलकम बैक विलोकित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इतने लंबा समय एज अ मेंबर, इट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच विलोकित गुप्ता। देन स्टडी बी ने हमको ज्वाइन किया है, कमलेश संकट ने हमको ज्वाइन किया है, अदिति भयाना ने हमको ज्वाइन किया है,
श्रेयास राजीव ने हमको ज्वाइन किया है। श्रेयास राजीव मुसलगांवकर का ये 10th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक श्रेयास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। इतना लंबा ड्यूरेशन एज अ मेंबर, इट इज वेरी हेल्पफुल, सो थैंक यू सो मच श्रेयास राजीव मुसलगांवकर। मुझे लगता है कि काफी फायदा मिल रहा होगा, तभी इतने लंबे समय से लोग मेंबर्स हैं। कुलदीप कुमार ने हमको ज्वाइन किया, ललित राठी ने हमको ज्वाइन किया, चंद्र चेत्री ने हमको ज्वाइन किया, ऋतिक राजा ने हमको ज्वाइन किया। ऋतिक राजा का 3rd मंथ एज ए मेंबर। अक्सर कर न्यूज के रिलेटेड कुछ एक्सेप्ट्स ऋतिक राजा डालते रहते हैं, तो थैंक यू सो मच ऋतिक। देन अमन वर्मा ने हमको ज्वाइन किया। अमन वर्मा का 13th मंथ एज ए मेंबर। अमन वर्मा को ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया है चैनल को ज्वाइन किए हुए, तो थैंक यू सो मच अमन वर्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट, स्पेशल थैंक्स टू यू। डॉक्टर ज्योति ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया। डॉक्टर ज्योति ठाकुर का 6th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक ज्योति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। एंड रमन ब्रार ने हमको ज्वाइन किया। रमन ब्रार का 2nd मंथ एज ए मेंबर। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर ज्योति शर्मा ठाकुर, 6 मंथ एज ए मेंबर। अमन वर्मा 13 मंथ एज ए मेंबर। देन श्रेयास राजीव 10th मंथ एज ए मेंबर एंड विलोकित गुप्ता 6th मंथ एज ए मेंबर। बाकी उसके साथ साथ जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रमन ब्रार, डॉक्टर ज्योति ठाकुर, अमन वर्मा, ऋतिक राजा, चंद्र चेत्री, ललित राठी, कुलदीप कुमार, श्रेयास राजीव, अदिति भ्याना, कमलेश संकट, स्टडी बी, विलोकित गुप्ता, आकांक्षा चौधरी एंड राहुल करदवंशी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एज ए मेंबर, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। बाकी लोगों के नाम में कल ले लूंगा। चलिए चालू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो फॉल इन स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन पंजाब एंड हरियाणा। देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना था, अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको याद दिला दूं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को एक ऑर्डिनेंस के थ्रू बनाया गया था। कब? अक्टूबर 2020 में। ऑर्डिनेंस का नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020। ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, इसके लिए प्रॉपर्ली एक्ट इनैक्ट किया जाएगा। और काम क्या है इसका? तो जितनी भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के इलाके में ऑपरेट कर रहे थे, जो कि दिल्ली एनसीआर का इलाका आप बोलते हो, वहां पे अब एक अथॉरिटी आएगी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्योंकि इन पर्टिकुलर इलाकों में ओवरऑल पॉल्यूशन हद से ज्यादा है, तो इस हद से ज्यादा पॉल्यूशन को होलिस्टिकली एड्रेस करने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी की जरूरत थी। अलग अलग साइलोज में काम करने वाली स्टेट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, तो इस कंटेक्स्ट में ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बनाया गया। एक 18 मेंबर का कमीशन है। इसमें केंद्र के तो लोग होंगे, राज्य की सरकार के भी लोग होंगे, कोलैबोरेटिवली एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जो इसका हेड होगा वो सेक्रेटरी की रैंक का होगा, चीफ सेक्रेटरी की रैंक का होगा। 3 साल का उसका टेन्योर होगा। अपर एज लिमिट 70 साल की है। इसमें 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, जो कि या तो आइदर चीफ सेक्रेटरी की रैंक है, सेक्रेटरी की रैंक है। कहां पे? इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के लेवल पे होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उन्होंने ऑफिशियल कैपेसिटी में एनवायरमेंट का पोर्टफोलियो देखा हो। तो अब CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्राइडे को इसी CAQM की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पंजाब में इस साल 70% कम केसेस आए स्टबल बर्निंग के, और हरियाणा में 18% कम केसेस आए स्टबल बर्निंग के। लास्ट ईयर पंजाब में 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर में 4216 केसेस आए थे स्टबल बर्निंग के। इस साल आए हैं 1286। और हरियाणा में पिछले साल आए थे 596, इस साल आए हैं 487। ऐसा CAQM का बोलना है। लेकिन ये डाटा अभी अपडेट हो सकता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हार्वेस्टिंग अभी भी हो रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से सीजन की हार्वेस्टिंग हो रही है। अब तो आपको कम से कम इतना मालूम होना चाहिए, अगर आप 3-4 महीने से भी मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। फिर उत्तर प्रदेश की 8 डिस्ट्रिक्ट्स में पिछले साल 42 स्टबल बर्निंग के केसेस देखे गए थे, इस बार 22 इंस्टेंसेस देखे गए। ओके, तो ये सब बातें यहां पे बताई जा रही है। हालांकि आगे आने वाले समय में ये डाटा वेरी कर सकता है। अभी भी हार्वेस्टिंग चल रही है, कौन से सीजन की चल रही है आपको मुझे बताना है। अब इन सब चीजों की ट्रैकिंग होती कैसे? तो डॉक्टर रविंदर खैवाल हैं, ये क्लोजली पॉल्यूशन ट्रेंड्स को ट्रैक करते हैं। यहीं पे इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था। तो आप कह सकते हो कि नासा के सैटेलाइट्स के थ्रू डाटा को उठाया जाता है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे थर्मल रेडिएशन की ट्रैकिंग होती है। एक रीजन जो इस बार बताया जा रहा है ओवरऑल इस स्टबल बर्निंग के कम होने का, वो है डिक्रीज इन पैडी एरिया। चावल उगाने वाला जो इलाका है ना, उसको कम किया गया। पैडी सोइंग को जो एरिया अलॉट हुआ है वो यहाँ पे कम हुआ है। और
ये जो पैडी सोइंग को जो एरिया अलॉट किया गया, जो कम हुआ है, आप कह सकते हो देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स टेकन सच एज इंक्रीज्ड यूज ऑफ हैप्पी सीडर। तो हैप्पी सीडर मतलब हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट होता है जो कि ओवरऑल डंठल वंठल जो थे आपके राइस के पौधों के उसको निकाल देता है। फिर इन स्टबल्स को डिकम्पोज करने के लिए बायो डिकम्पोजर्स भी दिए जा रहे हैं किसानों वगैरह को। तो इन सब चीजों का रिजल्ट दिखना शुरू हो रहा है, शायद इसलिए भी यहाँ पे स्टबल बर्निंग कम लग रही हो। हालांकि ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म में यूजफुल होने वाले हैं। ये बताया जा रहा है CAQM के द्वारा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा, कि पैडी को अलॉटेड जो इलाका था वो पिछले साल के कंपैरिजन में 7% कम हो चुका है। और पूसा 44 वाला जो चावल है इसको कम इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों कम इस्तेमाल किया जा रहा है? रीजन बीइंग कि इसमें डंठल बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस पंजाब की राज्य की सरकार, हरियाणा की राज्य की सरकार भी बहुत सारी स्टेप्स ले रही है ओवरऑल स्टबल बर्निंग को कम करने के लिए। लेकिन स्टबल बर्निंग आगे आने वाले समय में बढ़ भी सकती है, क्योंकि हुआ ये कि इस बार जो मानसून सीजन आया है ना, ये काफी लेट रहा है। लेटर पार्ट ऑफ द मानसून सीजन में काफी बारिश हुई है। तो लेटर पार्ट ऑफ द मानसून सीजन में मॉइस्चर रहा है, जिसके चलते लेटर पार्ट तक भी आप कह सकते हो हार्वेस्टिंग इस समय पे चालू है। और दूसरी बात, इस बारिश की वजह से जो मार्केट्स हैं वो अर्ली ओपन नहीं हुए हैं, और अगला सीजन जो हार्वेस्टिंग का है वो इमीडिएटली शुरू होने वाला है। तो इसके चलते इस सीजन के खत्म होने में जो प्रेजेंट चल रहा है और अगले सीजन के शुरू होने में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इसके चलते डंठलों को बायो डिकम्पोज करने का हो सकता है ज्यादा समय बचाना हो स्टबल्स का। तो आगे आने वाले समय में इमीडिएट बेसिस पे हमको बहुत ज्यादा स्टबल बर्निंग देखने को मिले। तो इस पे जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ये एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है, अभी के लिए लग रहा है स्टबल बर्निंग कम हो गई है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन के लिए क्रॉप तैयार करने से पहले एकदम से बहुत सारे स्टबल्स उखाड़ने हो तो एकदम से हमको स्टबल बर्निंग बढ़ती दिखे। बताइए अभी कौन सा क्रॉपिंग सीजन चल रहा है और इसके बाद कौन सा क्रॉपिंग सीजन आने वाला है, उनका ड्यूरेशन भी बताइए, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हमने बात की यहाँ पे GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस में न्यूज काम आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा दोस्तों। अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट, सेंटर आस्क केरला टू इंक्रीज जनरेशन एट हाइडल स्टेशन। देखिए पिछले 3-4 दिनों से ये पर्टिकुलर न्यूज चल रही है कि भाई इंडिया में कोल की कमी हो रही है, और इंडिया नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में कोल के दाम बढ़ गए, चाइना में भी कोल क्राइसिस आ रखी है। तो अब इंडिया में जब कोल क्राइसिस हल्की फुल्की आ रखी है तो हम लोग अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे। तो इसी कंटेक्स्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने केरला से ये रिक्वेस्ट की है कि आप एक काम करो, जो आपके ऑफ पीक आवर्स होते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक के, इस समय पे जो आपके हाइड्रो पावर प्लांट्स है केरला के अंदर, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ा दो और उसको सेंट्रल पूल में दे दो। देखिए जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं बनाए जाते हैं उसमें एक सेंट्रल पूल होता है, स्टेट पूल होता है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिसिटी हम केंद्र की सरकार के अंदर आने वाले कंपनीज को बेचेंगे, इतनी राज्य वालों को, इतनी प्राइवेट सेक्टर को, वो सब पूल अलग अलग होते हैं, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक तो हो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का, इसको आप कहते हो ऑफ पीक आवर्स, मतलब इसमें पीक डिमांड नहीं होती, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होती। एक टाइम होता है शाम को 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का, ये होता है आपका पीक टाइम। अब अगर केरला की बात की जाए तो केरला में कौन कौन से रिजर्वायर हैं? इदुक्की रिजर्वायर, पंपा, शोलायार, इदमलयार, कुंदाला, मथुपेती। अब इन रिजर्वायर्स में बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने केरला की सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप एक काम करो, इन रिजर्वायर से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में आप एक काम करो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, और वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आप फीड कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कर दो। केरला ने बोला ठीक है साहब हम करेंगे, लेकिन आप हमको कितना पैसा दोगे ये बताओ। तो सेंट्रल पूल में इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से जो भी सप्लाई आएगी केंद्र की सरकार के पास, उसका कितना पैसा मिलेगा इन हाइड्रो पावर कंपनीज को, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो केरला ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी बेचने में, लेकिन केरला की यहाँ पे डिमांड है। केरला का बोलना है कि ठीक है भाई, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आपको दे सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे के बीच में होता है पीक टाइम, और उस पीक टाइम में हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो केरला की सरकार का बोलना है कि हमें केंद्र की सरकार की तरफ से ये एश्योरेंसेस चाहिए कि पीक समय में, पीक आवर में हमको 100 मेगावाट की एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी केंद्र की तरफ से दी जाए। समझ के बात को? अब केंद्र की सरकार ऑफ पीक टाइम में इलेक्ट्रिसिटी मांग रही है, तो ऑन पीक टाइम में जो पीक टाइम 6 से 11 है
उस समय पे केंद्र की सरकार के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है भी कि नहीं है, इस बात की कोई देखिए अभी पुष्टि यहाँ पे क्लियरली हुई नहीं है। केंद्र की सरकार के सामने कोल क्राइसिस के चलते ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की एक आप कह सकते हो शॉर्टेज की डिमांड बनती नजर आ रही है, इसलिए केंद्र की सरकार सारे यहाँ पे रिसोर्सेज को जुटाने की कोशिश कर रही है। इसलिए केरला से भी बोला कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से एक्स्ट्रा बिजली पैदा कर लो। केरला ने बोला ठीक है साहब हम पैदा कर लेंगे, लेकिन हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक तो आपको एक्स्ट्रा बिजली दे देंगे, लेकिन 6 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जब पीक टाइम आएगा आप हमको थोड़ी एक्स्ट्रा बिजली दो। अब केंद्र की सरकार इस पे हाँ बोलती है नहीं बोलती है तो आगे आने से हमें पता चलेगा। प्लस केरला की सरकार जो एक्स्ट्रा बिजली बेच रही है सुबह 6 से शाम को 8 तक में, सॉरी सुबह 11 से शाम को 6 तक में, वो कितने रुपए में बेचेगी वो पता नहीं। सुबह 8 से शाम को 6, तो सुबह 8 से शाम को 6 ये पीक टाइम नहीं होता है, शाम को 6 से 11 ये पीक टाइम होता है। तो सुबह 8 से शाम के 6 में केरला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा सेंट्रल पूल को, और शाम को 6 से 11 पीक टाइम में केरला सेंट्रल पूल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मांग रहा है। कितनी मिल पाएगी इस बारे में अभी भी केंद्र की सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है, और केरला से आने वाली बिजली पे केंद्र की सरकार कितना पैसा देगा इसके ऊपर भी अनाउंसमेंट नहीं आया है। इन दोनों चीजों के लिए केरला की राज्य सरकार ने केंद्र की सरकार से सवाल पूछे, देखते हैं केंद्र की सरकार क्या जवाब देती है। जीएस पेपर थी, एनर्जी क्राइसिस में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट, इंडिया री इलेक्टेड टू ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2022 से लेकर 2024, यानी 2022, 2023 और 2024, इन 3 साल के लिए इंडिया को फिर से मेंबर चुन लिया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनके लिए वोटिंग कौन डालता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स वोटिंग डालते हैं। तो इस 76 सेशन जो हुआ यूएन जनरल असेंबली का, यहाँ पे 18 नए मेंबर्स चुने गए हैं। एशिया पैसिफिक में 5 नए मेंबर्स, कजाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया, कतर और यूएई, और बाकी 193 मेंबर जनरल असेंबली ने जो टोटल मेंबर चुने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्पेसिफिकली इस बार की न्यूज इसलिए न्यूज में चूंकि यूएसए को भी यहाँ पे चुन लिया गया था। यूएसए ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबरशिप छोड़ दी थी डोनाल्ड ट्रंप के समय पे, अब इनको दोबारा यहाँ पे चुन लिया गया। जो भी काउंसिल का मेंबर बनता है एक बार में 3 साल के लिए बनता है, और लगातार वो 2 टेन्योर कर सकता है, 2 टेन्योर के बाद उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। इसका एक सचिवालय भी है, उस सचिवालय का नाम है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। कितने मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में? 47। किस किस रीजन के होते हैं आपके सामने लिखा हुआ है। ये सब डिटेल मैंने आपको कल भी बताई थी करंट अफेयर्स में। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गाइडलाइंस फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। देखिए भाई, G7 ने मिलकर यहाँ पे बैठ के बातचीत की। दुनिया भर में इस चीज की डिमांड चल रही है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च होनी चाहिए। इसको आप क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत करिएगा। एक्चुअली में क्रिप्टो करेंसी के आने से हुआ यह है कि बहुत बड़ा पैसे का एक जो क्वांटम है ना, वो एक देश की सेंट्रल बैंक के एम्बेड से बाहर निकल गया। तो अब यहाँ डिजिटल करेंसी बनाने की बात की जा रही। तो आप बोलोगे सर अभी भी तो डिजिटल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन रुपीज की बात कर लो। आपके हाथ में कैश है तो फिजिकल करेंसी हो गई, आपके अकाउंट में जमा है तो डिजिटल करेंसी हो गई, और उस डिजिटल करेंसी को आप नेट बैंकिंग अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल करेंसी होगी, ये जो बनाने की बात हो रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसमें क्या होगा कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स होंगे बट फिजिकल फॉर्म इसका नहीं होगा। लेकिन अब जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी, वो पूरी तरीके से किसी एक देश के सेंट्रल बैंक के कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। और अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बना देते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ, इकोनॉमिक गवर्नेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी की तरह कोई भी कहीं से भी खरीद रहा है, बेच रहा है और कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। तो डिजिटल करेंसी बनेगी तो जो भी देश के अंदर डिजिटल करेंसी बनाई जाएगी उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम में उसकी प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी और कन्वर्जन रेट होगा। सेंट्रल बैंक के मैंडेट के अंदर ये डिजिटल करेंसी आएंगी। तो मतलब अगर इंडिया में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाई जाती है तो वो इंडिया में आरबीआई के अंदर काम करेगी। आरबीआई का पूरा कंट्रोल होगा, उसके ऊपर प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ होगा। उस करेंसी में जो भी कमाई होगी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये हर बात यहाँ पे सरकार के द्वारा बताई जा रही है। सीबीडीसीज अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करेंगी, तो ऐसे केसेस में जो सरकार की अथॉरिटी है, जो सेंट्रल बैंक की अथॉरिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो G7 के सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो भी नेशनल डिजिटल करेंसी बनेगी देशों में, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी, ठीक है, उसको लिंक किया जाएगा नॉर्मल करेंसी से, ठीक है। तो इससे कुछ फायदे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज में आपको फिजिकल फॉर्म प्रिंट करना पड़ता है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में कोई भी फिजिकल मनी आपको प्रिंट नहीं करनी पड़ेगी, तो आपका जो प्रिंटिंग वगैरह का खर्चा है वो बच जाएगा। इस पर्टिकुलर करेंसी को भी लीगल टेंडर डिक्लेयर किया जाएगा। फुल फेथ और क्रेडिट होगा इसका गवर्नमेंट में। इसको सोशल बेनिफिट्स के लिए भी टारगेट किया जा सकता है। ओवरऑल अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी किसी
सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जा रही है। मान लो इंडिया की सेंट्रल बैंक आरबीआई और आपका यूएस की फेडरल रिजर्व, दोनों ने अपनी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निकाली है, तो उसका प्रॉपर कन्वर्जन रेट और एक्सचेंज रेट भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी होगी। इंडिया वाले अगर यूएस की डिजिटल करेंसी में कमा रहे हैं तो इंडिया में टैक्स देंगे, यूएस वाले अगर इंडिया की डिजिटल करेंसी में कमा रहे हैं तो यूएस में टैक्स देंगे। तो इस प्रकार से एक रूल बेस्ड, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल ऑर्डर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी की तरह एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चलेगा। तो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में बस फिजिकल करेंसी वाला कंसेप्ट एकदम हट जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स के फॉर्म में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहां पे एग्जिस्ट करेगी। और किस प्रकार की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी उसके बारे में भी G7 की सेंट्रल बैंक्स के जो भी हेड है उन्होंने बैठ के बातचीत की है, सरकारें आपस में बैठ के बातचीत की है, कर रही है और पूरा का पूरे सिस्टम को इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये सब बातें बताई जा रही है। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन टेक्नोलॉजी में न्यूज काम आएगी। फिर फिलीपींस में कोम्पासू नाम का ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया है। कुछ इस प्रकार से शुरू हुआ, फिलिपींस के पास से निकला, काफी तबाही मचाता हुआ गया। फिर ये चाइना का जो हैनान नाम का आइलैंड है यहां से पास हुआ, फिर नॉर्दर्न वियतनाम में घुस गया। तो जैसे जैसे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आगे चलता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा कमजोर होता जाता है। तो फिलीपींस में 19 लोगों की मौत हो गई इससे, और 11 लोग ऐसा कहा जा रहा है कि इस कोम्पासू की वजह से ही मर गए। लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स आ गए ऑन द नॉर्दर्न टिप ऑफ द एशिया पैसिफिक आइलैंड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिलीपींस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड स्पेसिफिकली इस सीवियर ट्रॉपिकल स्टॉर्म कोम्पासू की वजह से अफेक्टेड थे। ठीक है, कोम्पासू की वजह से एक पर्सन की हांगकांग में भी यहाँ पे मृत्यु हुई है। ठीक है, हैनान प्रोविंस ऑफ चाइनीज आइलैंड में घुसा ये आपका कोम्पासू, और फिर ये नॉर्दर्न वियतनाम में एंट्री मार गया। तो कोम्पासू याद रखिएगा कहाँ पे सबसे ज्यादा इसने तबाही मचाई है। फिलीपींस में कंट्रीज कौन कौन सी इफेक्ट हुई हैं, तो चाइना भी इफेक्ट हुआ है और फिलीपींस भी इफेक्ट हुआ, वियतनाम भी इफेक्ट हुआ है। जीएसटीडीज पेपर 1 और पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज, ईरान अनहैप्पी ओवर अदानी पोर्ट डिसीजन। ये जो अदानी डिसीजन लिया है ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आने वाले सारे कार्गो को अब अदानी पोर्ट्स नहीं हैंडल करेगा, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट में भाई आपको पता ही है कि 3000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। तो इस कंटेक्स्ट में ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई हमें आप अनफेयरली टारगेट कर रहे हो, हमारा इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी अफगानिस्तान के अंदर से हीरोइन निकल रही है तो ईरान क्यों इसके लिए सफर करे। ये एक बहुत अनप्रोफेशनल और इनबैलेंस्ड मूव है। कुछ हद तक ईरान की बात मैं यहाँ पे सही बोलूंगा, ईरान की सच में यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अगर किसी कंटेनर के अंदर हीरोइन भर के आ रही है और वो ईरान के थ्रू ट्रांजिट होके आ रहा है तो इसमें ईरान की क्या गलती है। अब ईरान के ऑफिशियल्स तो उस कंटेनर को खोल के देखते नहीं है। तो इसीलिए ईरान बोल रहा है कि अदानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड का ये जो डिसीजन है ये एक अनप्रोफेशनल और इम्बैलेंस्ड मूव है। ठीक है, ये अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ही मुंद्रा पोर्ट गुजरात को चलाता है। ईरानियन अथॉरिटीज ने यहाँ पे ये भी बोला है कि हम नारकोटिक ड्रग कंट्रोल अथॉरिटीज के साथ इस बात को लेके डिस्कशन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज आया है तब से प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स वहाँ पे बढ़ गए हैं और उसकी जो ट्रैफिकिंग है वो पाकिस्तान और ईरान के थ्रू होती है। ईरान के ऊपर वैसे भी बहुत सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, अनजस्ट सैंक्शंस लगे हुए हैं 40 साल से ज़्यादा, और इस प्रकार से अगर ईरान के पोर्ट से आने वाले कंसाइनमेंट्स को आप ब्लॉक कर दोगे तो ईरान को और नुकसान होगा। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।